नमस्कार। मैं कौशलेंद्र मिश्र टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय कहलगांव उपस्थित हूँ कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए उनकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का अध्याय 4 लेकर, जिसका नाम है युगों का दौर। इसकी एक कक्षा हो चुकी है, तो मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूँगा कि वे अपनी अभ्यास पुस्तिका लेकर बैठें ताकि जो प्रश्न मैं बताऊँ इस दौरान और उसके उत्तर उनको वो लिख सकें। तो हमने पढ़ लिया है कि गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद हमने जाना, गुप्त वंश, शुंग वंश और हेलियोदो स्तंभ के बारे में भी हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने गुप्त साम्राज्य का जब 320 ईस्वी में आरंभ हुआ ये जाना। हमने जाना समुद्रगुप्त के बारे में। इसके अलावा आगे हमने पढ़ा गोरे हूण के आक्रमण के बारे में, फिर उनका कि किसने संगठित होकर उनको भगाया। चीनी यात्री जब भारत आया उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ना है हमको दक्षिण भारत शीर्षक से। तो आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका लेकर बैठेंगे, जरूरी प्रश्न मैं बताऊंगा उसको आप लोग प्रश्न उत्तर लिखते चलेंगे, और भी बात जो आपको जरूरी लगेगी आप लिख सकते हैं। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमटकर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फले यानी विकसित होते रहे, समृद्ध होते रहे। फूलना फलना मतलब समृद्ध होना। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। बारीक मतलब महीन और दस्तकारी मतलब हस्तशिल्प। उनकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। वहाँ यूनानियों की बस्तियाँ थीं और रोमन सिक्के भी वहाँ पाए गए। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। तो इनका समुद्री व्यापार भी समृद्ध था और बारीक दस्तकारी करते थे। उत्तरी भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। इसका परोक्ष प्रभाव यह जरूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। अब सीधा प्रभाव जो उत्तर भारत पे जो हमले होते थे उसका सीधा प्रभाव तो नहीं पड़ा था, लेकिन इनडायरेक्ट जो एक परोक्ष जो प्रभाव पड़ता था ये होता था कि उत्तर भारत के हमलों से परेशान होकर के लोग दक्षिण में जाकर बस गए। इन लोगों में राजगीर, शिल्पी और कारीगर भी शामिल थे। राजगीर यानी भवन निर्माण आदि के कार्यों में लगने वाले। तो इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया और उत्तर उन नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। यहाँ पे आक्रमण होते रहते थे, तो यहाँ पे आक्रमणकारी जब आते थे तो अपने साथ जो भी उनकी सभ्यता संस्कृति थी वो क्या होती थी, यहाँ के लोगों के साथ मिलती जुलती थी, तो वो एक नई धाराओं से प्रेरित हो जाता था। और दक्षिण क्या होता था? पुरानी कलात्मक परंपरा, क्योंकि जो यहाँ से जाते थे शिल्पी, राजगीर, कारीगर, वो वहाँ पे जाके अपना कार्य करते थे और इस कारण से दक्षिण जो क्षेत्र है वो पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया। शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। बार बार हमलों और एक के बाद दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, ब्यौरा यानी विवरण, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे हैं। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी राज्य ऐसे हैं जो 200, 300 वर्षों तक कायम रहे। इनमें लगभग सभी राजवंश देसी थे। कुषाणों जैसे लोगों ने भी, जो उत्तरी सीमा पार से आए थे, जल्दी अपने आप को इस देश और इसकी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप ढाल लिया। अर्थात जो यहाँ की संस्कृति सभ्यता है, सांस्कृतिक परंपरा है, उसका पालन वो करने लगे और यहीं के वो हो गए। जब कभी दो राज्यों के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था तो आम जनता की जीवनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता तो आम जनता की जो जीवनचर्या है, दिन प्रतिदिन की जो चर्या है, वो अपने जीवन में दिन प्रतिदिन क्या करते हैं उनमें कम उनको हस्तक्षेप यानी प्रभावित किया जाता था, उनमें बाधा की जाती थी। इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और
व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक हैं। अर्थात भारत की बात हो रही है, हम देखते हैं कि ये राजा आया, फिर ये राजा उसके बाद आया, उसके बाद ये राजा आया, तो हम समझते रहते हैं कि हमेशा ये समझ में आता है कि हमेशा युद्ध होता है और अव्यवस्था रहती है, शांति रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे समय भी आया कि 200-300 साल तक बहुत शांतिपूर्वक राजकाज की व्यवस्था चलती रही। इसके बजाय यूरोप में इतनी शांति नहीं थी। यह धारणा भ्रामक है कि अंग्रेजी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। ये जो एक धारणा बनेगी वो क्या है, भ्रम युक्त है कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पहली बार शांति और व्यवस्था कायम की थी। अलबत्ता यह सही है, अलबत्ता यानी होता है बेशक या निसंदेह, अलबत्ता यानी बेशक या निसंदेह। अलबत्ता यह सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ उस समय देश अवनति की पराकाष्ठा पर था। पराकाष्ठा मतलब अवनति की जो आखिरी सीमा थी, पराकाष्ठा मतलब आखिरी सीमा, और अवनति नीचे विकास दर गिरने की, मतलब देश की जो तमाम जो गुण थे वो क्या हो रहे थे, अब उनका ह्रास हो रहा था, उसमें कमी आ रही थी, तो अवनति की पराकाष्ठा पर था। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि वह राज यहाँ कायम हो सका। अर्थात जब अंग्रेज भारत में आए और भारत में उन्होंने राज करना शुरू किया तो उस समय भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी और उस समय अवनति की पराकाष्ठा थी, मतलब यहाँ का जो विकास था उसकी गति रुक गई थी। वो क्या चला गया था, वो अपने रुक गया था और वो अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा था। प्रगति बनाम सुरक्षा। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। मतलब जिस सभ्यता निर्मित की गई तो उसका ये आधार था उसके मूल में कि यहाँ पे क्या कायम रहे, हमेशा स्थिरता रहे। अर्थात क्या है, लोग अपने जो भी कार्य कर रहे हों उसमें वो बिना प्रभावित हुए वो कार्य करते रहें और ज़्यादा उठापटक ना हो और वो सुरक्षित महसूस करें। इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिसका उदय पश्चिम में हुआ था। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले आती है और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। व्यक्तिवादी जो आपको बताया था कि व्यक्ति को केंद्र में रख करके व्यक्ति को महत्व देना क्या है, जो वाद है वो व्यक्तिवाद है। यह दिलचस्प बात है कि जहाँ भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है, वहाँ भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था, समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलने का, सबके साथ सबके सहयोग से कोई कार्य करने का, और उसमें सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। इस सारी पाबंदी के बावजूद, पाबंदी यानी रोक, तो इन सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। नियमों में बहुत ज़्यादा कड़ाई नहीं थी, लचीलापन भी था। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला न जा सके। मतलब रूढ़ नहीं था कोई भी सामाजिक नियम या कानून, उसे आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता था। यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने रहें। इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता की। तो नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने रहें। और ये जो लचीलापन था कि जो बाहरी जो संस्कृति हैं, सभ्यता है, उनका स्वागत करना, ये सारी चीज़ें ही मजबूर करती हैं कि जो विदेशी आक्रमणकारी है वो भी क्या करे, विदेशी तत्व जो लेकर आए वो भी आत्मसात हो गए, यहाँ में घुल मिल गए। आत्मसात होना मतलब उसमें अपने आप को घुल मिल जाना। समन्वय केवल भारत से बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर
लगाई। अब वो बात आ गई विविधता में एकता। विविधता में एकता जो निबंध आप लिखेंगे, क्योंकि वो क्या है, जरूरत है इसके हिसाब से, इस पाठ के हिसाब से कि विविधता और एकता का क्या महत्व है, विविधता क्या तात्पर्य है, विविधता में एकता का क्या तात्पर्य है। राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी, जो सबसे निचली व्यवस्था थी, जहाँ से शुरुआत होती थी शासन व्यवस्था की, वो क्या थी, ग्राम व्यवस्था थी। स्वशासी, जो अपने द्वारा ही संचालित होती थी, स्वशासी, स्व यानी अपने द्वारा ही शासित होती थी। राजा आते जाते रहे, पर यह व्यवस्था नींव की तरह कायम रही। नींव यानी जिस पे क्या होता है, कोई भी मकान टिकी रहती है, कोई भी इमारत टिकती है, उसे क्या कहते हैं, नींव। बाहर से आने वाले नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही हलचल पैदा कर पाते थे। सतही यानी ऊपरी तौर पर प्रभावित कर पाते थे, उसको आंतरिक रूप से नहीं पहुंच पाते थे वहाँ तक। राज सत्ता चाहे देखने में कितनी निरंकुश लगती हो, रीति रिवाजों और वैधानिक बंधनों से कुछ इस तरह नियंत्रित रहती थी कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेषाधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था। दखल देना मतलब होता है आसानी से उनको प्रभावित नहीं कर सकता था। इन प्रचलित अधिकारों के तहत समुदाय और व्यक्तित्व दोनों को की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित रहती थी। अर्थात क्या था कि समुदाय और व्यक्तित्व दोनों को स्वतंत्रता एक निश्चित हद तक, मतलब उसकी भी एक सीमा है कि कहाँ तक इनको स्वतंत्र रखना है। ऐसा लगता है कि ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया और जिसे भारत ने जज्ब कर लिया, अपने में घुला मिला दिया, भारत को कुछ दिया और उससे बहुत कुछ लिया। जहाँ वो अलग थलग रहा, वहाँ वह अंधतः नष्ट हो गया। और कभी कभी इस प्रक्रिया में उसने खुद को या भारत को नुकसान पहुँचाया। जज्ब अगर हो गई कोई चीज़, तो हो सकता है कि जहाँ से आई हो वो क्या हो, वहाँ की जो बातें हों वो लुप्त हो जाएं, या तो फिर ये हो कि वहाँ की जो परंपरा है वो यहाँ के लोग के लिए उचित हो या ना उचित हो, लेकिन यहाँ की परंपराओं में मिल करके फिर क्या कि यहाँ की परंपरा को उसने ख़त्म कर दिया। भारत का प्राचीन रंगमंच। भारतीय रंगमंच अपने मूल में संबद्ध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। नाटक का जो मंच होता है, जिस पे क्या होते हैं, नाटक खेले जाते हैं, तो वो क्या है, रंगमंच कहलाता है, जिसमें नाटक का चित्रण किया जाता है, कोई किसी की भूमिका को निभाता है। नाटक क्या होते हैं, किसी भी घटना को पुनर्जीवित करने का प्रयास। जो जिस तरह के पात्र जो जिस प्रकार की वेशभूषा धारण करते थे, जिस प्रकार की भाषा बोलते थे, जिस प्रकार के अन्य कार्य करते थे, उन्हीं का वर्णन क्या होता है, उन्हीं को दिखाने का प्रयास किया जाता है। अर्थात जो घटना एक बार हो गई है, जो बात एक बार नाटक में लिख दी गई है, उसको दोबारा एकदम सेम टू सेम करने का प्रयास किया जाता है, मतलब एकदम उसी के समान करने का प्रयास किया जाता है। भारतीय रंगमंच अपने मूल में मतलब अपनी प्रारंभ में संबद्ध विचारों में और अपने विकास में संबद्ध यानी जिन विचारों से क्या है वो बंधा हुआ है, पूरी तरह स्वतंत्र था। इसका मूल उद्गम ऋग्वेद की उन ऋचाओं और संवादों से खोजा जा सकता है जिनमें एक हद तक नाटकीयता है। अर्थात ये बता रहा है कि नाटकों का भारतीय रंगमंच का उद्गम स्थल क्या है, कहाँ से उसका प्रारंभ है। रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। कृष्ण लीला से संबंधित गीत, संगीत और नृत्य में इसने आकार ग्रहण करना आरंभ कर लिया था। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी के महान वैयाकरण पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों का उल्लेख किया है। तो ये जिक्र हो रहा है कि प्रारंभ में ही नाटक जो थी, विधा थी, वो प्रचलित थी। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में वैयाकरण मतलब व्याकरण के ज्ञाता, व्याकरण के विशेषज्ञ पाणिनि ने क्या किया था, कुछ नाट्य रूपों के बारे में बताया है अपनी पुस्तक में, ग्रंथ में। रंगमंच की कला पर रचित नाट्य शास्त्र को ईसा की 3री शताब्दी की रचना कहा जाता है। एक पुस्तक रची गई जिसका क्या नाम था, रंगमंच की कला के बारे में बताना कि क्या होती है, कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में, उसका नाम था नाट्य शास्त्र। ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती थी जब नाट्य कला पूरी तरह विकसित हो चुकी हो और नाटकों की सार्वजनिक प्रस्तुति आम बात हो, सबके लिए जो नाटक का मंच है वो खोल दिया गया हो और बहुत ज़्यादा विकसित हो गई हो, तभी तो किताब लिखी जाएगी, उस पर ग्रंथ लिखे जाएंगे, नाट्यशास्त्र लिखे। अब यह माना जाने लगा है कि
नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। प्रतिष्ठित यानी सम्मानित हो चुके थे। जो नाटक हमें मिले हैं उनमें पहले के ऐसे रचनाकारों और नाटकों का अक्सर हवाला दिया गया है जो अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे नाटककारों में एक भास था। नाटककारों में कौन था? भास। इस शताब्दी के आरंभ में उसके 13 नाटकों का एक संग्रह खोज में मिला है। अब तक मिले संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक अश्वघोष के हैं। वह ईसवी सन के आरंभ के ठीक पहले या बाद में हुआ था। मतलब प्राचीनतम नाटक किसका मिलता है? अश्वघोष का। ये ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपियों के अंश मात्र हैं। पांडुलिपियां यानी होती हैं जो लिखित विवरण होता है, जो प्रारंभिक हाथ से जो लिखा हुआ लेख है, जो उसका प्रारंभिक रूप है, वो क्या है? पांडुलिपियां हैं। तो वो क्या होता है कि उसका अंश मात्र है। आगे, और आश्चर्य की बात यह कि ये गोबी रेगिस्तान की सरहदों पर तुर्फान में मिले हैं। तो गोबी रेगिस्तान के बारे में बात हुई थी कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। अश्वघोष धर्मपरायण बौद्ध हुआ। उसने बुद्ध चरित नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी। तो बुद्ध चरित किसकी जीवनी है? पहला प्रश्न, बुद्ध चरित किसकी जीवनी है? तो उत्तर हो गया बुद्ध चरित बुद्ध की जीवनी है। बुद्ध चरित बुद्ध की जीवनी है। फिर ग्रंथ जो लिखा अश्वघोष ने उसका क्या नाम था? या फिर बुद्धचरित नामक ग्रंथ किसने लिखा? बुद्धचरित नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो बुद्धचरित नामक ग्रंथ अश्वघोष ने लिखा, जो महात्मा बुद्ध की जीवनी है। यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत समय पहले भारत, चीन और तिब्बत में बहुत लोकप्रिय हुआ। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक के बारे में पहली जानकारी 1789 ईस्वी में तब हुई जब कालिदास के शकुंतला का सर विलियम जोन्स कृत अनुवाद प्रकाशित हुआ। मतलब जो यूरोप ने जब क्या किया कि सर विलियम जोन्स ने जब उसका अनुवाद प्रकाशित किया तो पता चला कि भारतीय प्राचीन नाटक के बारे में। सर विलियम जोन्स के अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में भी इसके अनुवाद हुए। गेटे पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो कौन सा कालिदास शकुंतला किसका नाटक है? कालिदास का। गेटे जो दार्शनिक थे उन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और उसने शकुंतला की अत्यधिक प्रशंसा की। कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। उसका समय अनिश्चित है, पर संभव यही है कि वह 4वीं शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैनी में था। अर्थात कालिदास का समय क्या माना जाता है कि वह 4वीं शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी में थे। माना जाता है कि वह दरबार के 9 रत्नों में से एक था। पहले दरबार में क्या करते थे? विभिन्न विद्याओं को जानने वाले 9 लोगों को राजा रखते थे, तो उसमें वो क्या थे? वो भी एक रत्न थे। उनकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग का भाव मिलता है। कालिदास की लंबी कविता है मेघदूत, एक प्रेमी। कालिदास की लंबी कविता है मेघदूत। लिख लेंगे कि मेघदूत किसकी कविता है। प्रश्न है कि मेघदूत कविता के कवि का क्या नाम है? तो उत्तर हो जाएगा कि मेघदूत कविता के कवि का नाम कालिदास है। एक प्रेमी जिसे बंदी बनाकर उसकी प्रेयसी से अलग कर दिया गया है, वर्षा ऋतु में एक बादल से अपनी तीव्र चाहत का संदेश उस तक पहुंचाने के लिए कहता है। प्रेमी क्या कहता है कि अपनी प्रेयसी तक अपना संदेश पहुंचाना चाहता है, तो वर्षा ऋतु में क्या करता है? बादल को अपना संदेश वाहक बताता है और पहुंचाने के लिए कहता है। कालिदास से संभवतः काफ़ी पहले एक बहुत प्रसिद्ध नाटक की रचना हुई थी, शूद्रक का मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी। तो मृच्छकटिकम का क्या अर्थ है? पहला प्रश्न, मृच्छकटिकम का क्या अर्थ है? तो उत्तर हो गया मृच्छकटिकम का अर्थ मिट्टी की गाड़ी होता है। मृच्छकटिकम का अर्थ मिट्टी की गाड़ी होता है। अच्छा, फिर कि मृच्छकटिकम किसका नाटक है?
मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? तो मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखा गया नाटक है। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखा गया नाटक है। यह एक कोमल और एक हद तक बनावटी नाटक है, कृत्रिम, लेकिन इसमें ऐसा सत्य है जो हमें प्रभावित करता है और हमारे सामने उस समय की मानसिकता और सभ्यता की झांकी प्रस्तुत करता है। 400 ईस्वी के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक और प्रसिद्ध नाटक लिखा गया। यह विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस था। तो विशाख दत्त के नाटक का क्या नाम था? मुद्रा राक्षस लिख लेंगे। 400 ईस्वी के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिसके दरबार के नवरत्नों में कालिदास भी थे। तो मुद्रा राक्षस नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो उत्तर हो जाएगा मुद्रा राक्षस नाटक विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। यह विशुद्ध राजनीतिक नाटक था जिसमें प्रेम या किसी पौराणिक कथा को आधार नहीं बनाया गया है। कुछ अर्थों में यह नाटक वर्तमान स्थिति में बहुत प्रासंगिक है। राजा हर्ष, जिसने 7वीं सदी ईस्वी में एक नया साम्राज्य कायम किया, नाटककार भी था। हमें उसके लिखे हुए 3 नाटक मिले हैं। हर्ष के 7वीं सदी के आसपास ही भवभूति हुआ, जो संस्कृत साहित्य का चमकता सितारा था। वो भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ और केवल कालिदास का ही स्थान उसके ऊपर माना जाता है। संस्कृत नाटकों की यह धारा सदियों तक बहती रही, लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ में गुणात्मक दृष्टि से स्पष्ट रूप से उसमें हास दिखाई देने लगा। प्राचीन नाटकों की कालिदास एवं अन्य लोगों की भाषा मिली जुली है। संस्कृत और उसके साथ एक या एकाधिक प्राकृत, यानी संस्कृत के बोलचाल में प्रचलित रूप। उसी नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते हैं और सामान्य अशिक्षित जन समुदाय, प्रायः स्त्रियां, प्राकृत, हालांकि उनमें अनुवाद भी मिलते हैं। प्राकृत यानी माना जाता था कि साधारण लोगों की भाषा है, और संस्कृत क्या है? पढ़े लिखे विद्वान लोगों की भाषा है। प्राकृत किसकी भाषा है? सामान्य बोलचाल की भाषा है, सामान्य लोगों की भाषा है। और संस्कृत क्या है? पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोगों की भाषा है। यह साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला के बीच समझौता था। फिर भी प्राचीन नाटक अक्सर राजदरबारों या उसी प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए अभिजात्यवादी कला को प्रस्तुत करते हैं। अभिजात्यवादी मतलब यही धनी वर्ग, कुलीन वर्ग। इस ऊंचे दर्जे के साहित्यिक रंगमंच के अलावा हमेशा एक लोक मंच भी रहा है। लोक यानी जनता का मंच। इसका आधार भारतीय पुरा कथाएं और महाकाव्यों से ली गई कथाएं होती थीं। दर्शकों को इन विषयों की अच्छी तरह जानकारी रहती थी और इनका सरोकार नाटकीय तत्व से कहीं अधिक प्रस्तुति पर रहता था। ये अलग अलग क्षेत्रों की बोलियों में रचे जाते थे, अतः उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते थे। दूसरी ओर संस्कृत नाटकों का चलन पूरे भारत में था, क्योंकि उनकी भाषा पूरे भारत के शिक्षित समुदाय की भाषा थी। संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व। संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है, अत्यंत विकसित और नाना प्रकार से अलंकृत। इसके बावजूद यह नियत और व्याकरण के उस ढांचे में सख्ती से जकड़ी है जिसका निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था। 2600 वर्ष पहले क्या किया था पाणिनि ने? ये संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। उसी के ढांचे में सख्ती से अभी भी ये जकड़ी हुई है। इसका प्रसार हुआ, संपन्न हुई, भरी पूरी और अलंकृत हुई, पर इसने अपने मूल को नहीं छोड़ा। संस्कृत साहित्य के पतन के काल में भाषा ने अपने कुछ शक्ति और शैली की सादगी खो दी। सर विलियम जोन्स ने 1784 में कहा था, संस्कृत भाषा चाहे जितनी पुरानी हो, उसकी बनावट अद्भुत है। यूनानी भाषा के मुकाबले यह अधिक पूर्ण है, लातीनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है और दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत है। पर दोनों के साथ वह इतनी अधिक मिलती जुलती है कि यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता। यह साफ पहचाना जा सकता है कि इन सभी भाषाओं का स्रोत एक ही है, जो शायद अब मौजूद नहीं रहा है। सर विलियम जोन्स 1784 में अपना बयान दिए हैं। उत्कृष्ट यानी अधिक उत्कृष्ट, मतलब अधिक गुणवत्तावान, अधिक गुण वाला। परिष्कृत मतलब होता है कि क्या है? बिना गलतियों वाला, इसमें क्या हो, कोई त्रुटि ना हो, त्रुटिहीन कह सकते हैं। परिष्कृत का मतलब त्रुटिहीन कह सकते हैं। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है।
क्या है, आधुनिक जो भारतीय भाषाएं हैं सबकी क्या है, वो जननी है, उसी से ये सब भाषाएं निकली हैं। उनका अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की देन है। कैसे अपनी बातों को रखते हैं, वो क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति है। अपने जो विचार जो आपके मन में आ रहे हैं उसको व्यक्त करना क्या है, अभिव्यक्ति है। संस्कृत काव्य और दर्शन के बहुत से सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द जिनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता, आज भी हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में जीवित है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। इसको आप लिख लेंगे कि क्या है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने क्या लिखा है कि मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण कर लिया। हमें केवल बीते हुए समय में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तन से नहीं तो मन से एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करने की जरूरत है। जब भारत ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया था, भारत भी क्या कर रहा था, अब अपना विस्तार कर रहा था, तो वो क्या है, भारतीय उपनिवेश। पिछली चौथाई सदी के दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया के इस दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला गया है। इन्हें कभी कभी बृहत्तर भारत कहा गया है, लेकिन अब भी बहुत सी कड़ियाँ नहीं मिलती, बहुत से अंतर्विरोध भी हैं। अंतर्विरोध मतलब आंतरिक विरोध, किंतु सामान्य रूप से सामग्री की कोई कमी नहीं है। भारतीय पुस्तकों के हवाले मिलते हैं, उनसे क्या मिलता है, उद्धृत किया गया है, उनकी मदद से जानकारी मिलती है। अरब यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत हैं और इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण। इसके अलावा बहुत से पुराने शिलालेख और ताम्रपत्र हैं। शिलालेख यानी पत्थर, शिला यानी पत्थर पर लिखे लेख और ताम्र यानी तांबा पर लिखे लेख। जावा और बाली में भारतीय स्रोतों पर आधारित समृद्ध साहित्य है, जिनमें अक्सर भारतीय महाकाव्यों और पुराकथाओं का भावानुवाद किया गया है। पुराकथाओं मतलब पुरानी प्राचीन कथाएं। यूनानी और लातीनी स्रोतों से भी कुछ सूचनाएं मिली हैं, लेकिन इन सबसे बढ़कर प्राचीन इमारतों के विशाल खंडहर हैं, विशेषकर अंगकोर और बोरोबदूर में। अंगकोर और बोरोबदूर में क्या है, कंपूचिया में अंगोरवाट का हिंदू मंदिर और बोरोबदूर में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। अर्थात अंगकोर में अंकोरवाट में क्या है, अंगकोर में हिंदू मंदिर है और बोरोबदूर क्या है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर। ये दक्षिण पूर्व एशिया पर भारतीय संस्कृति के प्रभाव के सुंदर उदाहरण है। मतलब क्या है, ये जो भारतीय संस्कृति का प्रभाव भारत ने क्या किया था, अपने क्षेत्र विस्तार का प्रयास किया, तो तभी तो वहाँ पर ये सब क्या भारतीय संस्कृति के प्रभाव दिख रहे हैं। ईसा की पहली शताब्दी से लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें दिखाई पड़ती हैं। उपनिवेशीकरण मतलब अपने उत्पादन को निवेश करने का जो बाजार खोजना, जगह खोजना। इनके बीच बीच में पूरब की ओर जाने वाले लोगों का सिलसिला अवश्य रहा होगा। इन साहसिक अभियानों की सबसे विशिष्ट बात यह थी कि इनका आयोजन स्पष्टतः राज्य द्वारा किया जाता था। दूर दूर तक फैले इन उपनिवेशों की शुरुआत लगभग एक साथ होती थी और ये उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर और महत्वपूर्ण मार्गों पर कायम किए जाते थे। इन बस्तियों का नामकरण पुराने भारतीय नामों के आधार पर किया गया। इस तरह जिसे अब कंबोडिया कहते हैं, उस समय कंबोज कहलाया। कंबोडिया क्या कहलाया, कंबोज। जावा स्पष्ट रूप से यव द्वीप या जौ का टापू है। ये सब क्या है, टापू है। जावा क्या है, यव द्वीप या जौ का टापू है। यह आज भी एक अन्य विशेष का नाम है। जौ तो एक अन्य विशेष का नाम है। प्राचीन पुस्तकों में आए हुए नामों का संबंध भी प्रायः खनिज, धातु व किसी उद्योग या खेती की पैदावार से होता है। इस नामकरण से खुद ब खुद ध्यान व्यापार की ओर जाता है। यह व्यापार ईसा पूर्व 3री और 2री शताब्दियों में धीरे धीरे बढ़ गया। इन साहसिक व्यवसायियों और व्यापारियों के बाद धर्म प्रचारकों का जाना शुरू हुआ होगा, क्योंकि यह समय अशोक के ठीक बाद का समय है।
संस्कृत की प्राचीन कथाओं से और यूनानी और अरबी दोनों से प्राप्त वृत्तांतों मतलब विवरणों से पता चलता है कि भारत और सुदूर पूर्व के देशों के बीच कम से कम ईसा की पहली शताब्दी में नियमित समुद्री व्यापार होता था। भारत और सुदूर पूर्व के देशों के बीच यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नति पर था। उन्नति यानी विकास। उस समय में बनाए गए जहाज़ों का कुछ ब्यौरेवार वर्णन मिलता है। ब्यौरेवार मतलब क्या है? ब्यौरा यानी पूरी डिटेल जानकारी। विवरण, ब्यौरा यानी विवरण। बहुत से भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। दूसरी और तीसरी शताब्दी के दक्षिण भारतीय आंध्र सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाज़ों का चिन्ह अंकित है। ये क्या दिखाता है कि बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे समुद्री यात्राओं का वर्चस्व था। अजंता के भित्ति चित्रों में लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाज़ों के चित्र हैं। महाद्वीप के देशों वर्मा, श्याम और हिंद चीन पर चीन का प्रभाव अधिक था। टापुओं और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप अधिक थी। आमतौर पर शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन चीन ने दिया और धर्म और कला भारत ने। शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन किसने दिया? चीन ने। और जो धर्म और कला किसने दिया इनको? भारत ने। इन भारतीय उपनिवेशों का इतिहास केवल 1300 साल या इससे भी कुछ अधिक का है। ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी से आरंभ होकर 15वीं शताब्दी के अंत तक। तो हमने यहाँ तक जो पढ़ा, आप इसमें जो हमने प्रश्न बताया उनको आप लिख लेंगे। और साथ ही साथ मैंने बोला कि कुछ चीज़ें आपने देखी, इसमें हमने पढ़ा कि रचनाओं के बारे में, किसकी रचना का क्या नाम है उसको आप लिख लेंगे। जैसे हमने सर विलियम जोन्स का जो बोला हुआ है उसको लिख लेंगे। पाणिनि ने क्या रचा था, उनके ग्रंथ का क्या नाम है आप खोजेंगे। पाणिनि के ग्रंथ का क्या नाम था? उन्होंने कितने सौ वर्ष पहले रचना की थी? 2600 वर्ष पहले। प्राकृत कौन किसकी भाषा थी? आम लोगों की भाषा थी, आम नगर राज्य के निवासियों की भाषा थी। राजा हर्ष। अच्छा, तो अब लिखेंगे आप पहले कि किसका नाटक है। एक तरफ लिखेंगे नाटक, एक तरफ लिखेंगे नाटककार। तो विशाख दत्त का नाटक है मुद्रा राक्षस। या फिर नाटक लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? ग्रंथ, ग्रंथकार। एक तरफ लिख देंगे ग्रंथकार, फिर लाइन खींच के एक तरफ लिख देंगे ग्रंथ। तो एक ग्रंथ है आपका मुद्रा राक्षस जो कि क्या है? नाटक है। तो दूसरी तरफ लिख देंगे कौन है इसके ग्रंथकार? विशाख दत्त। ये क्या है? एक राजनीतिक नाटक है। फिर मृच्छकटिकम लिखेंगे, ये भी नाटक है। मृच्छकटिकम किसका नाटक है? शूद्रक का। मृच्छकटिकम किसका नाटक है? शूद्रक का। फिर एक नोट बना के लिख लेंगे कि कालिदास की कविता का नाम है, लंबी कविता का नाम है मेघदूत। फिर कालिदास के बारे में आशंका जताई जाती है कि वह किसके दरबार में नवरत्नों में एक थे। तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आशंका जताई जाती है। शकुंतला, तो शकुंतला के बारे में लिख देंगे कालिदास। फिर लिख देंगे कि बुद्ध चरित जो ग्रंथ है, बुद्ध चरित जो बुद्ध की जीवनी है, वो किसके द्वारा लिखित है? तो यह किसके द्वारा लिखित है? अश्वघोष। यह किसके द्वारा लिखित है? अश्वघोष। तो हमने पढ़ लिया है ये सब, तो इसको आप लिखते जाएंगे। और संस्कृत, पाली, प्राकृत, मतलब संस्कृत से अभी तक हिंदी तक के विकास में ये आपका गृह कार्य है। कौन कौन सी भाषाएं आई बीच में, उसको आप एक सूची बना लेंगे छोटी सी। तो आगे का हम लोग पढ़ते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद बच्चों।